नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। दशहरा पर्व आने वाला है और देश में जो है हाहाकार के साथ परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। संपूर्ण पृथ्वी पर हाहाकार दिख रहा है। एक तरफ विचित्र विचित्र बीमारियां पैदा हो रही हैं, दूसरी ओर प्रकृति भी क्षुभित होकर बाढ़ का आना, पहाड़ का टूटना और कभी निरंतर बढ़ रही है। चाहे जितना भी पानी पड़े, इसी में कोड़ में खाज वाली कहावत भी चरितार्थ हो रही है कि तमाम देश युद्ध युद्ध चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं। हजारों हजारों की संख्या में मानवों की मृत्यु भी हो रही है। परमाणु युद्ध का खतरा सिर पर है। ऐसे में भारत की स्थिति क्या होने जा रही है, यह प्रश्न आपसे ही पूछा जा सकता है, क्योंकि पूरे बनारस शहर में आप सिर्फ वैज्ञानिक ही की ही हैसियत नहीं रखते हैं, बल्कि आप ग्रह गोचर की भी स्थिति से परिचित और आपकी भविष्यवाणियाँ सदैव सत्य होती है दिखती है। तो वर्तमान में क्या भारत भी चपेट में आ सकता है? कुछ बताए थे ताकि आम जनता घबराए तो थोड़ा सा जो है उसको राहत मिल सके। पहले तो आपके समस्त दर्शकों और जो लोग भी इस कार्यक्रम को देखें उन सबको हमारी तरफ से नवरात्र के अवसर पर मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं एक बात रखना चाहूँगा, जैसा भी आपने कहा कि कभी तापमान घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी पानी भी है तो सूखा भी है, यानी एक विचित्रता का पूरा माहौल चारों तरफ से दिख रहा है। आदमी में ही नहीं बौखलाहट, आपने भी बौखलाहट शब्द का जो इस्तेमाल किया उसके परिप्रेक्ष्य में मैं ये बताना चाहता हूँ कि बौखलाहट सिर्फ आदमी में ही नहीं है, समस्त जीव जंतु प्रकृति पेड़ पालो सब में ये बौखलाहट आ रही है। अच्छा, अब बौखलाहट का माने क्या होता है? आपके मस्तिष्क पर आपका नियंत्रण न रह जाना, प्रकृति के जो प्राकृतिक बल हैं नियंत्रण के, जैसे तापमान है, जल के भाप की मात्रा जो वायु के भीतर होती है, पानी की मात्रा कितनी है, हवा कैसी चल रही है, सारे जो है प्रकृति के अपने वह अस्त्र हैं जिससे कि प्रकृति पृथ्वी पर सारा नियंत्रण करती है। अब देखें, एक बात हुई है, जैसा कि हम लोग जब पढ़ते थे तो एक लेख लिखने के लिए आता था, अंग्रेजी में भी हिंदी में भी, कि साइंस का जो कि प्रयोग है ये कितना लाभकारी है, कितना हानिकारक है। तो उसमें अनेक रूपों में इसकी व्याख्या की जाती थी। लेकिन आज ये बात सामने आ ही गई है बड़े साफ शब्दों में, जैसा कि मैं अनुभव कर रहा हूँ, दूसरों का अनुभव कुछ और हो सकता है। वो ये कि विज्ञान को हम लोगों ने समझा तो जरूर, लेकिन विज्ञान का जो दूसरा पक्ष है उस पक्ष को हम लोग नहीं समझ पाए। कि अगर जैसे पिस्तौल है तो पिस्तौल है, रिवॉल्वर आप ले लेते हैं तो दोनों पक्ष उसका है, उसमें आत्मरक्षा भी होगी और दूसरी तरफ दूसरे की हत्या भी होगी। जो है कुछ इसी प्रकार की क्रिया जो है विज्ञान के माध्यम से भी हुई है। विज्ञान बहुत अच्छी चीज़ है, आपको ज्ञान प्रदान करती है, लेकिन ज्ञान के साथ में जब आप उसमें अपना जो है वो लेन देन वाला जो है व्यापारिक दृष्टिकोण जब लगाते हैं कि हमको क्या करना है, हमको जैसे भी करना है, अपने मतलब की बात साधना है, तो फिर वो संभव नहीं हो सकता है जो है। और ये एक बात और है, इसको आपने बहुत सारी जो है पौराणिक कथाओं में भी सुना होगा कि कोई व्यक्ति था, उसने तपस्या किया तो कोई देवता प्रसन्न हुए, तो प्रसन्न होने के बाद कहा वर मांगो तो उनका ठीक है, ऐसा कर दीजिए वैसा कर दीजिए। तो देवगण उसके साथ में एक शर्त भी लगाया करते थे। देखो, एक बात ध्यान रखना, मैं वर तो दे रहा हूँ तुम्हें, लेकिन अगर तुम इसमें कोई
प्रमाद करोगे। प्रमाद मतलब उसका जो है दुरुपयोग। बिना सोचा समझा उपयोग। भाई किसी काम को आप सोच समझ के करिए, सब ठीक है, और नहीं तो फिर वो आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। ये जो समस्या है, इससे आज समस्या ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। अब ये तो विज्ञान का जो है, जो दोनों पक्ष है वो मैंने आपके सामने रख दिया। ये लाभप्रद भी है अगर आप उसको उस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, और हानिकारक उस तरीके से है जैसे कि आपने कल जैसे बिजली का उदाहरण लेंगे। बिजली बड़ी अच्छी चीज़ है, पंखा चलाती है, पेड़ चलाती है, एसी चलाती है, और सारा काम, सारे मशीन ये वो सब कर देती है। लेकिन वही बिजली जो है, आपने कहा कि दत्त कि हम तो जा करके खेत में लगा दे रहे हैं, लोग जो है उसको छू करके मर जा रहे हैं। अब इसे आप जो भी व्याख्या करना चाहें करिए। तो ये मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने ज्ञान का प्रयोग किस प्रकार से करता है। सामर्थ्यवान तो व्यक्ति हो गया, विज्ञान के प्रयोगों से व्यक्ति सामर्थ्यवान हुआ, लेकिन विज्ञान के दुरुपयोग से उसने अपने लिए ही स्वयं एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर लिया है। अब जैसा आपने अभी कहा कि विज्ञान तो है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या देख रहे हैं आप? देख रहे हैं कि चारों तरफ जो है बड़ी भारी भयानक स्थिति हो रही, पहाड़ गिर रहे हैं, जहाँ जहाँ भी है तो लोग पहाड़ काट रहे हैं, पानी का जो है बांध बना दे रहे हैं, मगर बांध ओवरफ्लो करेगा, बांध को रेगुलेट भी करना पड़ेगा। हम लोग पढ़ना लिखना नहीं चाहते, नकल करके चलना चाहते हैं। अमेरिका में ऐसा होता है, हम भी ऐसा कर रहे हैं। भाई अमेरिका के जो स्थितियाँ हैं वो हमारे अनुकूल इसलिए नहीं हो सकती कि उनका जो क्षेत्रफल है, उनका जो तापमान का दायरा है, उनके यहाँ की जो हवा और पानी की गति है वो बिल्कुल अलग है। आज हम लोग जिस तारीख को बैठे हुए हैं 7 अक्टूबर है। आपको मैं एक पुरानी घटना बताना चाहता हूँ। ये वर्ष 1963 की घटना है। वाराणसी में उस समय रेडियो स्टेशन नहीं था, और तत्कालीन सरकार ने यह तय किया कि वाराणसी में भी एक रेडियो स्टेशन होना चाहिए, जिससे कि आसपास के क्षेत्रों में समाचार वगैरह ये सब जो है पहुंच सके। तो वाराणसी में सारनाथ के पास में ही वो केंद्र स्थापित किया गया। उस समय मैं बीएससी में मैं पढ़ रहा था, और यहाँ के एक इंजीनियर थे, वो जो है उन्होंने बीएचयू में ले लिया था एडमिशन इलेक्ट्रॉनिक्स में, फिजिक्स में। मुलाकात होती रहती थी, तो वही कह के यार हम लोगों का तो स्टेशन चालू होने जा रहा है, तो आप तो वहीं रहते हैं पांडेपुर में, आप आसानी से आ सकते हैं। कहा बिल्कुल ठीक है, कम से कम एक आदमी तो रहे जो है। लोगों को किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं था उस समय, और समझते भी नहीं थे कि ये आकाशवाणी है तो इसका स्टेशन है तो क्या। लोग दूर से देखा करते थे, एक बड़ा सा खंभा जो है मैदान में लगा हुआ है। चलिए, अक्टूबर का महीना था, और 2 अक्टूबर को जो है इसका उद्घाटन होना था। आप ताज्जुब करेंगे कि मैं जब जाने के लिए निकला तो इतनी ठंडक थी कि हमें मोटा जो है कोट वोट पहन के जाना पड़ा, और ओस खूब पड़ रही थी, इतनी ओस पड़ रही थी कि वहाँ जाते जाते हमारा कपड़ा जो है बिल्कुल तर हो गया। आज आप कहीं ओस देख रहे हो? 7 तारीख अक्टूबर का है, पंखा जोर से चल रहा है, एसी जिसके पास है वो अपना एसी चला रहा है, और कहीं भी ओस की तो बात छोड़ दीजिए, तापमान नियंत्रण में 30 डिग्री के आसपास नहीं है। ये खतरे की घंटियाँ हैं। इस समय तक सर जो है एसी कूलर बंद हो जाता था, और आज के समय में जो एसी कूलर अभी भी चल रहा है। चल रहा है, चलेगा, चलेगा, ये भी देखिए चलेगा। बादल भी आ रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जो है धूप भी हो रही है। ये वो समय है जिसमें कि जिसे कहा जाता है कि ये बीटिंग मानसून, रिट्रीटिंग मानसून, मानसून अपना जो है रास्ता बदल रहा है, अब मानसून वापस की तरफ आ रहा है।
लेकिन अभी तो कुछ नहीं। आप देखें, बाहर निकल करके देखें, बादल हैं, सवेरे से मौसम खुला रहेगा। अच्छा, एक बात और ताज्जुब करने की बात है, और मैं बड़े ताज्जुब में पड़ता हूँ कि हमारी सरकार का क्या हो गया। कोई भी व्यक्ति इस पर बात नहीं करना चाहता, तो मैं ही क्यों बोलने जाऊँ। अब पहले तो मैं बहुत लिखता पढ़ता था, मैंने सब छोड़ दिया। मैं जानता हूँ कि जो है उस अंधेरे नगरी में कुछ बोलने से उसका कोई असर नहीं होने वाला है। लोग वोट देना होगा तो जाएंगे जरूर, हुमुच के जाकर वोट देगा। हुमुच के माने समझते हैं कि नहीं समझते हैं? अरे हुमुच के माने कि बम्पर। आप बम्पर जिसे कह लें, तो बम्पर और टम्पर दोनों चलता है। अपने तो जेबे करे 10 जने के ले करके, अरे यार चले के हो वोट देवे के हो, वोटवा में वो कैंडिडेटवा हमार हो, ओके जितावे के हो, वो हो जाई ना। तो फिर देखिया जो ना तो जलवा हमार जलवा रही तो तोरो और बैठ करी। अब आई अब वो पट्ठा जो है 4 जने के पटल करके चलते हैं। और जितने लुच्चे बदमाश आवारा जो है किस्म के आदमी हैं, वो जो है राजनीति में घुसते चले जा रहे हैं। उन्हें लोगों के और आसपास के पर्यावरण से, व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है जो है। अब ये चीज़ें विचार करने की है, और ये विचार करेगा कौन, करना चाहिए, ये कार्य तो जो है सरकार का है। सरकार में माने वो जो चुने हुए हमारे प्रतिनिधि हैं तो वो करे। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे, मेरे क्षमा करेंगे, और मैं समस्त श्रोताओं से पहले क्षमा याचना कर ले रहा हूँ कि क्या वो हमको आप बता सकते हैं एक पढ़े लिखे वैज्ञानिक का नाम जो कि पार्लियामेंट के भीतर जो है उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है। अब मंत्रियों की तरफ चलते हैं। मंत्री होता है जो कि वो मंत्रदाता। मंत्री कौन होता है? जो प्रशासन को, शासन को, उस क्षेत्र का मंत्र दे सकता है। मंत्रदाता होता है जो है। कितने मंत्री हैं जिन्हें की जो है ये टेम्परेचर वेरिएशन, ह्यूमिडिटी कंडीशंस की जो कि डिफ़िकल्ट सिचुएशंस पैदा हो रही हैं। कभी गर्म है तो कभी ठंडा है, पानी है तो बादल है, फिर तापमान बढ़ जा रहा है, और परिणाम क्या हो रहा है? लोग धकाधक बीमार। और इस समय जो बीमारी आ रही है, ठंडक लेकर, कपकपी लेकर, देह में लगता है कि जैसे कि पूरा एकदम वो जहर भर गया है, टूट रही है देह जो है। ये चिकनगुनिया की शुरुआत होती है, जो कि शुरुआत में ये आपके जिसे ये कहते हैं कि शीत दे करके आने वाला जो शीत कंप का बुखार है जो है, तो अब बुखार भी अपने रूप बदल रहे हैं, सब हो रहा है। अच्छा, अब इसमें भाई चांदी है डॉक्टरों की, वो 32 दवाएं लिखते हैं, और ठीक ही है, बैठे हैं बाजार में तो उन्हें भी कुछ करना है। लेकिन वो इस पर नहीं जा रहे हैं कि इस प्रकार की जो है विषम परिस्थितियाँ क्यों पैदा हो रही हैं, इसके बारे में भी तो बोलना चाहिए। ठीक है, बीमार आदमी आया, आपने दवा किया उसकी जो है। चिकनगुनिया की दवा कोई अब तक नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपने आसपास पड़ोस में, अपने इष्ट मित्रों में भी चर्चा कर सकते हैं कि भैया तो बताओ चिकनगुनिया। अरे भैया का बताई, हमारे एरिया जो होता पूरा खुलबे नहीं करत, हमारा मुरिया खुलबे ना करत, ऐसे के जन होता ऐठले रहे हमेशा, कैसे कैसे तो हम चलेगा। अब उसकी दवाइयाँ आज तक कोई नहीं विकसित हो पाई है। हाँ, थैंक्स टू हनुमान जी महाराज, जिन्होंने कि होम्योपैथी विद्या पैदा किया, और होम्योपैथी में तो है इसकी बड़ी साफ दवा है। मैंने कईयों को जो है सहायता भी की है। लेकिन अंग्रेजी के हमारे डॉक्टर जो कि ये क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी माने अंग्रेजी या हिंदी या फारसी जो भी कहना चाहे कह दे, तथाकथित एलोपैथिक है। एलोपैथिक के हमारे डॉक्टर्स कर क्या रहे हैं? एक भी जो है अगर चिकनगुनिया का केस आ जाए, या इस समय जो ये डेंगू फीवर जिसे आप कहते हैं, डेंगू है ना, डेंगू की अच्छी कर कोई दवा है नहीं। और साहब इतने दिन तो आपको बीमार रहना ही पड़ेगा, और धीरे धीरे अपने से ही जो है वो ठीक हो जाएगा। ये तो वायरस है, और तमाम बातें जो है इस तरीके से लोगों को भ्रम में डालने की जरूरत नहीं है। हमें गुरुजी जो आप बात कर रहे हैं, डॉक्टर कहता है कि कुछ दिन में सही हो जाएगा धीरे धीरे करके, तो वो जांच किस तरह का कराता है, किस तरह का परीक्षण कराता है? लैब में तमाम तरह के लैब भी हो गए हैं,
और दवाई किस चीज़ के देते हैं वो कि जो है कुछ दिन के सहारे छोड़ देते हैं मरीजों तो को। देखिए ऐसा है, ये बड़ा जो है विवादास्पद विषय है, क्योंकि डॉक्टर आपकी उम्र मान लीजिए जो भी हो, आपके पिताजी घर में माताजी होंगे, उनसे पूछे कि जब वो बीमार होते थे जाते थे तो डॉक्टर क्या करता था। बहुत हुआ तो नाड़ी पकड़ा, नहीं उनसे सवालात पूछा और उसके आधार पर वो दवा देता था। और बस 2-1 दवाइयाँ वो मिक्सचर अपने यहाँ ही तैयार करते थे, लेकिन देते थे और वो रोगी बिल्कुल फिट हो जाता था। आज आपका जो है कम से कम 5,000 रुपये कम से कम टेस्टिंग में। अब उसके क्या समीकरण है वो ऐसे कहना ठीक नहीं होगा। जो है हर जगह जो है वो जिसे आप कहते हैं दलाली प्रथा बनी हुई है। टेस्टिंग के बिना कराए डॉक्टर साहब आगे कदम नहीं उठाएंगे। जबकि अगर रोग की पकड़ करने की क्षमता है आप में तो आप दवा दीजिए, आप टेस्टिंग क्या कराते हो। जो है ये एक बहुत बड़ा संकट जो है हमारे समाज के सामने पैदा हो गया है। और उसकी वजह क्या है कि रोगी जब 5,000 10,000 फूंक लेता है जो है, तब तक शांति नहीं मिलता उसको। मैं इसको फूंकना ही कहता हूँ। टेस्ट से जो है अगर मान लीजिए पता लग गया कि आपका प्लेटलेट काउंट कम हो गया है, आपको जो है कोई इन्फेक्शन है, तो अब क्या करोगे, आप क्या करोगे। प्लेटलेट को कम हो जाने पर जो ये आपके एलोपैथिक मेडिकल सिस्टम है, इसमें कोई दवा नहीं है सिवाय इसके कि प्लेटलेट्स अलग से खून को सेपरेट आउट करके रखे रहते हैं, इसको चढ़ाते हैं। जबकि प्रकृति प्रदत्त प्लेटलेट्स को कंट्रोल करने के लिए एक दवा है जो है औषधि के जो जानकार हैं, होम्योपैथी के, चाहे आयुर्वेद के, चाहे हकीमी के, वो कहते हैं भैया एक सबसे बढ़िया दवाई है गिलोय, गुरुज। उसे गुरुज भी कहते हैं, उसे गिलो भी कहते हैं, इसे टाइनिस पूरा कार्डिफोलिया भी कहते हैं। और अगर ये इसको दिया जाए तो ये बुखार भी हटा देगी, दर्द भी हटा देगी, समस्याओं को भी हटा देगी। प्लेटलेट का काउंट इसके लेने के पहले करा लीजिए और इसके लेने के 5 दिन बाद आप प्लेटलेट काउंट करा करके देखिए कि वो कम कहा गया जो है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि इस समय कुछ हवा में ही इस प्रकार इस समय गुरुजी जो ये तो है ही, जो है सबसे बड़ी समस्या जो है लोगों में आजकल जो है डर सा माहौल बन रहा है, जो है विश्व युद्ध को तो रोका नहीं जा सकता है। और यूँ कहा जाए साफ साफ, हमारा तो एक लेख भी इस विषय पर आ चुका है, छप चुका है, प्रसारित भी हुआ है यूट्यूब वगैरह पर, शायद गया कि नहीं मुझे नहीं ध्यान है। इसमें मैंने साफ साफ बता दिया है कि विश्व युद्ध का जो रूप है वो तो ये है कि ये पूरा जो रेड सी कहा जाता है, लाल सागर रक्त से रंजित हो रहा है, हो ही गया है। वहाँ 1-2 आदमी नहीं मारे जा रहे हैं, पूरा शहर गायब हो रहा है। जो है वो इतना भयानक युद्ध जो है दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा, वह युद्ध इस समय हो रहा है। और अब एक बात मैं जो बताना चाहूँगा जिसका कि कोई, क्योंकि वहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, कहने के लिए तो कहा जाता है कि भारत की जो कि ये कूटनीतिक स्थिति इतनी दृढ़ है कि वो चाहे तो आज रोक सकते हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि इस शक्ति का प्रयोग कब करोगे। अगर इतनी शक्ति है कि इस विश्व युद्ध को रोका जा सकता है तो इसका प्रयोग होना चाहिए। मैं तो एक वैज्ञानिक होने के नाते, और जैसा कि आप वो भी कह रहे थे चर्चा के दौरान, ये सिर्फ आदमी की बुद्धि की वजह नहीं है, ये ग्रहों की जो स्थिति है उसके कारण हो रहा है। अब हम चलते हैं आपको लेकर के थोड़ा सा, आप ये मत कहिएगा कि आप पंडित हैं इस वजह से जो है आप पंडिताई वाली भाषा बोलने लगे। जो है ग्रह बहुत कारगर होते हैं, बहुत प्रभावशाली होते हैं, और सारा इन्हीं की वजह से जो है प्रकृति का नियंत्रण होता है। तो ग्रह गोचर की दृष्टि से जो है मंगल इस समय जो है राजा है। शनिदेव जो है मंत्री तो है, मगर राजा मंत्री में धड़ाधड़ी। अब ये बताइए कौन सा योग है भाई
लेकिन है ये बहुत दीर्घ काल के बाद में ऐसी स्थिति आई है कि राजा और मंत्री आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं और उनके विरोध का कारण जो भी हो उससे पृथ्वीवासियों का जो है बर्बाद नुकसान हो रहा है। और ये भी बता दूं ये स्थिति आपकी चलेगी कब तक बता दें? बता दीजिए भविष्यवाणी। हाँ वो भी जान जाएगी कब तक चलेगी। ये है आपके 2025 के अप्रैल के मध्य तक जो है ये बहुत ही प्रलयंकारी स्थिति पृथ्वी पर रहेगी। और अब आता है भारत का उल्लेख। भारत में इस समय हमें क्या, हम तो वहाँ से हजारों किलोमीटर दूर हैं, हमारे ऊपर क्या होगा? तो मैं इस भ्रम को मिटाने के लिए आपके सामने कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। जहाँ युद्ध हो रहा है तेल अवीव, दूसरी तरफ ईरान, उसके बाद में लेबनान। अगर आप वर्ल्ड मैप गोला जो होता है उसको निकाल करके देखेंगे तो देशों की जो कि स्थिति होती है उसमें वो अक्षांश रेखा, अक्षांश माने पृथ्वी का जो कि त्रिज्या होती है वो ऐसे ऐसे, हमारा जो कि इक्वेटर होता है विषुवत रेखा जिसे कहते हैं हम, तो विषुवत रेखा का जो मान 0 डिग्री होता है और जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे ध्रुव तक ये 90 डिग्री में बढ़ता है। जो है बनारस 25 डिग्री पर, ईरान 25 डिग्री पर, लेबनान 25 डिग्री पर, तेल अवीव 23 डिग्री पर। अब जरा गौर करिएगा, ये वही स्थान है जहाँ पर कि जो है घसम घसी धड़ाधड़ी हो रहा है, युद्ध प्रलयंकर रूप में वहाँ पर है। और रोज का रोज देखते होंगे आप लोग समाचार वगैरह में भी दिखा रहा है, वो बादल धुएं के और लपटाते हुए जो है वो बम और मिसाइल चल रहे हैं। चलिए गुरुजी, अब जल्दी जो है आपके भविष्यवाणी का इसका भी देखा जाएगा जो है कि नतीजा क्या होता है 2025 तक। जो 2025 तक अभी इसी प्रकार की स्थिति रहेगी। और एक बात और बता दूं आपको, इस समय इसका जो सीधा प्रभाव होगा भारत के जो है लोगों के ऊपर किस प्रकार से पड़ेगा, क्योंकि जब वहाँ पर जो ये बमबाजी हो रही है वो भी छोड़ रहे हैं, वो भी छोड़ रहे हैं। ये मानता हूँ कि भारत में बम नहीं गिरेगा, लेकिन वहाँ जो ये बमबाजी हो रही है तो उससे जो विषाक्त धुआं हवा निकल रही है वो हवा किधर जाएगी? हवा हमेशा जो है पश्चिम से पूरब को जाती है। ये जेम्स हैडले का रूल है जो है, इन वैज्ञानिकों ने इस तरीके से किया। चलिए ठीक है। जब भारत के लिए भी जो खतरा, भारत के लिए इसमें खतरा है कि वहाँ का जो धूल धुआं धक्कड़ और वो सब हवा बहते हुए आएगी तो भारत में आएगी।